एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो दोबारा से एक बार बता देती हूँ। टर्म हेल्थ, हेल्थ जो है क्या है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की जो स्टेट होती है उसको हेल्थ कहा जाता है। और 2 वेज ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन है, बैलेंस डाइट है, ये 2 तरीके हो जाते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट है 16 ओपियोइड ड्रग। ओपियोइड ड्रग का नाम है हेरोइन, जिसको स्मैक भी कहा जाता है, या मॉर्फिन लिख सकते हैं, मॉर्फिन भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉर्फिन से हेरोइन बनाया जाता है। तो तुम इसका आंसर जो है वो मॉर्फिन लिख सकते हो। मॉर्फिन हमें मिलता है पॉपी प्लांट से, या जिसका नाम पेपरस सोमनिफेरम है, दोनों में नंबर मिलता है। हाउ डज द ड्रग अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, और ड्रग जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। ये एक डिप्रेसेंट है और बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करता है। ठीक है, तो एक एक नंबर है, 2 नंबर के क्वेश्चन है और एक एक लाइन चाहिए, इससे ज्यादा आंसर्स में नहीं लिखना होता। हाफ नंबर और 2 नंबर यहाँ मिलेंगे, एक आधा आधा करके कि डिप्रेसेंट लिखना है और बॉडी फंक्शन स्लो डाउन करता है ये लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हो एक 2 नंबर के क्वेश्चन में जो टीचर है, जो भी चेकर है, एग्जामिनर है, उसको 4 पॉइंट्स चाहिए। तुम्हारा पूरा एग्जाम इसी तरीके से बना हुआ होगा, जितने भी मार्क्स है उसके डबल पॉइंट्स जो भी एग्जामिनर है वो तुमसे चाहता है। तो अगर तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मान के चलो कि 6 पॉइंट्स जो भी एग्जामिनर है वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 2011 में। 2011 में क्वेश्चन नंबर 14, नेम 2 टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स इन अ ह्यूमन बॉडी। 2 टाइप्स के इम्यून सिस्टम कौन कौन से हैं, एक इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। फिर व्हाई आर सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी सो कॉल्ड, जो सेल मीडिएटेड है और ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसको ऐसा क्यों कहा जाता है। देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा 151 पेज पे, 2 टाइप के हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। अच्छा सॉरी, ये इनेट और एक्वायर्ड के बारे में नहीं पूछना चाह रहा, ये ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज के बारे में पूछना चाह रहा है। तो पहला जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है उसको ह्यूमोरल कहा जाता है क्योंकि वो ब्लड रिलेटेड है, जबकि सेल मीडिएटेड में जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स ये मीडिएट करते हैं, इसीलिए इसको सेल मीडिएटेड कहा जाता है। ठीक है, जबकि ह्यूमोरल वाले में एंटीबॉडीज जो हैं वो रिलीज कर दी जाती हैं और वो ब्लड के थ्रू कहीं कहीं पहुंचती हैं, तो इसीलिए इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। वैसे तो 2 टाइप्स इम्यून सिस्टम जो हैं वो इनेट और एक्वायर्ड ही होने चाहिए, तो इसका इनेट और एक्वायर्ड आएगा और फिर इसका एक एक पॉइंट अलग बनेगा। ठीक है, उस इसके और में दूसरा क्वेश्चन है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस किससे होता है, अगर तुम्हें याद हो तो फाइलेरिया की वजह से होता है। रिंगवर्म किससे होता है, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, इन सब की वजह से रिंगवर्म्स होते हैं। किसी का भी एक का नाम लिख सकते हो। ठीक है, मेंशन द बॉडी पार्ट अफेक्टेड बाय देम। अब बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड लिखने हैं तो एलिफेंटियासिस जो है वो कि हमारी लोअर लिम्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं लोअर लिम्स को, इसको अफेक्ट करती हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती हैं। जबकि जो रिंग वॉर्म्स है वो हमारे स्किन, नेल्स, स्कैल्प, इस तरीके के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको अफेक्ट करता है। 2 नंबर का है, आधा आधा नंबर जब तुम इनके नाम लिखोगे और आधा आधा नंबर तुम्हें तब मिलेगा जब बॉडी पार्ट्स एक एक लिखोगे। ठीक है, तो एक एक बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई ए, डी, ई एंड एफ इन द डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। ठीक है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल तुम्हारी बुक में भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ए जो देखेंगे वो क्या है, ये वाली, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये वाली, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। फिर हमारे पास बी है, बी हमें आइडेंटिफाई नहीं करना है। सी को हमें आइडेंटिफाई करना है, अच्छा सी को भी आइडेंटिफाई नहीं करना, हमें डी को करना है। ये जो है, ये वाली जो है पूरी की पूरी डी चेन जो है ये लाइट चेन है, ये लाइट है, ये हैवी चेन है, ऐसे ये हैवी है, ये लाइट है। ठीक, फिर ई चेन जो है ये कौन सी है, ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है। अच्छा, दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड्स दिखाए हुए हैं, अगर तुम्हें याद हो तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे। मैंने तुम्हें बताया था कि जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वो सभी जगहों पर किससे जुड़ा हुआ होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से।
तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर डी जो हुआ, डी है तुम्हारा लाइट चेन, हैवी चेन, और ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये चार तुम्हारे एक एक पॉइंट जो है वो एक एक आधे आधे नंबर के हो जाते हैं और तुम्हारा 2 नंबर का काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर 2012 में। 2 2 4 4 4 नंबर का हर पेपर में लगभग आया हुआ है। 2012 में पहला क्वेश्चन है, हाउ डज स्मोकिंग टबैको इन ह्यूमन लीड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन देयर बॉडी। स्मोकिंग की वजह से जो है बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी किस तरीके से होती है। अब अगर तुम्हें याद हो तो स्मोकिंग का एक पैराग्राफ था बुक में, ये देखो यहाँ पे, ये वाला जो है इसके अंदर, कि स्मोकिंग की वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। च्यू किया जाता है, स्मोक किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन इनको इंक्रीज कराता है, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं। इनके इंक्रीज करने की, अच्छा नहीं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाला पूछा हुआ है ना, सॉरी, ये तो अलग थे जिसकी वजह से कैंसर्स वगैरह होते हैं। हमारा भी जो मेन फोकस है वो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाला। तो स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। हेम बाउंड ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाउंड हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और ये इरिवर्सिबल होती है, यानी इसको छोड़ती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन की जो अमाउंट है इसके अंदर कम हो जाती है, हेम बाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन को बाइंड करता है तो वो रिवर्सिबल तरीके से करता है, यानी जहां भी उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है वहां पे वो छोड़ देता है, जहां ज्यादा होता है वहां पकड़ लेता है। तो वो चीज हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ी थी जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, कि लंग्स के अंदर कम होता है इसीलिए वहां से पकड़ के ये, सॉरी, ज्यादा होता है तो पकड़ के ब्लड तक लेके जाता है, जहां टिश्यूज होते हैं वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है तो इसीलिए छोड़ देता है। दिस कॉजेज, तो इस तरीके से, क्योंकि हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता, कार्बन मोनोऑक्साइड से कर लेता है, तो इसीलिए ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, एक नंबर का है तो सीधा सीधा इतना ही लिखना है कि स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है और हेम बाउंड ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। एक नंबर है, सीधी सीधी एक लाइन का आंसर। 2012 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हाईलाइट द रोल ऑफ थाइमस एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन के फॉर्म में थाइमस का रोल तुम्हें बताना है। अब अगर तुम्हें याद हो तो थाइमस जो है वो एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहां पे टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुम्हें, 2 ही नंबर का है, तो तुम्हें इसमें इतना ही लिखना है कि लिम्फॉइड जो थाइमस जो है इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर maturation of T lymphocytes takes place। ठीक, उसके बाद नेम द सेल दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द अबव मेंशन ग्लैंड। इसमें से कौन से सेल्स रिलीज होते हैं, तो वो हैं टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स किस तरीके से इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन लिखोगे कि टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करते हैं। टी किलर सेल्स होते हैं और टी हेल्पर सेल्स होते हैं जो साथ में मेमोरी जनरेट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन लिखोगे तो तुम लोगों को नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, सेम पेपर में, नेम द प्लांट सोर्स ऑफ द ड्रग पॉपुलरली कॉल्ड स्मैक। स्मैक किसको कहा जाता है, स्मैक कहा जाता है हेरोइन को। तो ये हेरोइन जो है वो कहाँ से मिलता है, ये मिलता है पेपेवर सोमनिफेरम, जिसको पॉपी प्लांट भी कहा जाता है। और ये किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करता है, तो ये एक डिप्रेसेंट है और बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। वाई इज राइजोबियम, अच्छा ये नहीं करना है क्योंकि ये है चैप्टर नंबर 10 में से, सिर्फ यही वाला है फर्स्ट जो पोर्शन है। ऐसे तुम्हें मिल जाते हैं कि एक चैप्टर से एक दूसरे चैप्टर से, क्योंकि तुम्हारे जो मार्क्स का डिवीजन है वो यूनिट वाइज है, कि तुम्हारी एक यूनिट में से नंबर फिक्स्ड होते हैं कि 15 है 16 है, लेकिन चैप्टर वाइज तुम्हारा नंबर जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेपर में आता है, क्वेश्चन नंबर 18, नेम द प्रोटोजोन पैरासाइट दैट कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर अमीबिक डिसेंट्री जो है वो कौन सा प्रोटोजोन कॉज करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नहीं, कुछ और था,
ये था एंटमीबा, ठीक है, हिस्टोलिटिका यही। मेंशन टू डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ द डिजीज, डायग्नोस्टिक सिम्टम बताने हैं। डायग्नोस्टिक सिम्टम का मतलब है कि तुम किन चीजों से पहचान सकते हो। तो इसमें कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, या फिर स्टूल्स, एक्सेस म्यूकस और ब्लड के साथ आता है। हाउ इज दिस डिजीज ट्रांसमिटेड टू अदर्स, ये कैसे ट्रांसमिट होती है? तो ये हाउस फ्लाइज जो है वो मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं, जो कि पैरासाइट को इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं। तो एक एक नंबर में 3 क्वेश्चन, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, हर किसी में जहां तक हो कोशिश 2 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करना। वैसे यहाँ पे डिजीज ट्रांसमिट लिखी है, तो ट्रांसमिट में हाउस फ्लाई बता दो, मैकेनिकल कैरियर को, मैकेनिकल कैरियर का काम करती है। और ये किस चीज को कैरी करती है? ये पैरासाइट को इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से फूड या फूड प्रोडक्ट्स तक पहुंचाती है, ठीक है, जिससे ये दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन तक पहुंचती हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पेपर नंबर 2013। 2013 में क्वेश्चन नंबर 4, what is that prevents a child to suffer from a disease he or she is vaccinated against, give one reason। अगर कोई बच्चा वैक्सीनेट हुआ है तो उसको बीमारी होने से क्या चीज बचाती है? एक रीजन बताना है। क्या चीज बचाती है उसको? उसको मेमोरी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जब उसको वैक्सीनेट किया जाता है तो मेमोरी जनरेट होती है, और उस मेमोरी की वजह से जब भी सेकेंड एनकाउंटर होता है तो जो बच्चा है वो बीमारी से बच जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेम ए मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक जो कि पैथोजन को अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है, याद रखना तुम्हारी बुक में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है चैप्टर 8 में सिर्फ एक ही दे रखी है, और वो है एलाइजा। तो इसका आंसर सीधे सीधे एलाइजा हो जाएगा, और इसकी फुल फॉर्म भी जरूर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 8 में से है वो है क्वेश्चन नंबर 23, नेम द टाइप ऑफ ह्यूमन सेल HIV अटैक्स ऑन इट्स एंट्री इनटू अ बॉडी। जब एंट्री करता है HIV तो सबसे पहले कौन से सेल्स हैं जिनको वो अफेक्ट करता है? तो वो एंटर करता है मैक्रोफाजेस के अंदर, ठीक है। इसका आंसर मैक्रोफाजेस है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि कौन से सेल्स हैं जिनको पहली बार अटैक करता है, या कौन से वो सेल्स हैं जो कि फैक्ट्री की तरह काम करते हैं HIV के लिए। तो इसका आंसर मैक्रोफाजेस है, और ये मैंने शायद गूगल क्विज में भी डाला हुआ था। याद है किसी को? नहीं याद है? या तो बुक लेके बैठते हो तुम लोग गूगल क्विज के टाइम पे? कितने बच्चे बुक लेके बैठते हैं टेस्ट करने के लिए? किसने? वैष्णवी ने नहीं दिया? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर तुम बुक खोल के भी देते हो कम से कम तुम्हें एक बार याद तो रहेगा कि हाँ इसका आंसर हमने वहां पे वो भरा था, तो चीजें याद रह जाती हैं, और मेरा पर्पस भी वही होता है कि तुम्हें याद रहे। एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर इन अ सेल व्हिच फर्दर लीड टू कॉज इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इवेंट्स बताने हैं कि क्या क्या होता है तब तक जब तक जो पर्सन है उसे इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं हो जाता। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब है कि जब उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी। तो उसके लिए तुम लोगों को ये पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। ये पैराग्राफ जो है बेशक यहाँ पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, एक चार्ट फॉर्म में बनाना है। चार्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले HIV लिखोगे, HIV एंटर्स इनटू मैक्रोफाजेस, ठीक है। मैक्रोफाजेस बनाने के बाद फिर मैक्रोफाजेस एक्ट एज HIV फैक्ट्री, ठीक है। मोर HIV प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद लिखोगे कि HIV एंटर्स इनटू टी हेल्पर सेल्स, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर वहां पे रेप्लिकेट करते हैं, और उसके बाद फिर ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। नंबर इंक्रीज होने के बाद हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स कम होने से इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और इम्यूनिटी जो है वो डिक्रोज हो जाती है। 5 या 6 स्टेप्स आएंगे, और इसीलिए तुम्हारा ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना, अगर पेपर में ऐसा कुछ आता है तो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो तो फ्लो चार्ट्स बनाओ।
ठीक है। और इसके अंदर ये डायग्राम नहीं बनाना, कभी सोचो कि हमें तो ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम इसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज करनी है। क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 2014 पे। 14 में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट टू डिफरेंट रोल्स ऑफ स्प्लीन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्प्लीन के 2 रोल्स लिखने हैं। ठीक है। अगर मेरा पढ़ा हुआ मेरी क्लास का देखोगे तो शायद एक ही याद आएगा तुम लोगों को कि स्प्लीन जो है वो एक लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह काम करती है, लेकिन साथ ही जो स्प्लीन जो है वो इराइथ्रोसाइट्स के रिजर्वॉयर की तरह भी काम करती है। ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ एनसीईआरटी के सिंगल सिंगल लाइन भी बहुत ध्यान से पढ़ा करो। स्प्लीन पहली बात तो एराथ्रोसाइट्स का रिजर्वॉयर है, और साथ में इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, जिसका काम है फिल्टर करना ब्लड को बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉन्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ब्लड में जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको ट्रैप करके फिल्टर करना ताकि वो माइक्रोब फ्री हो सके। ठीक है। तो 2 फंक्शन हो गए, एक तो इम्यून सिस्टम में और साथ में इरेथ्रोसाइट्स का रिजर्वॉयर का काम भी स्प्लीन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। गांजा किस पौधे से प्राप्त होता है? नेम द प्लांट सोर्स ऑफ गांजा। गांजा अगर तुम्हें याद हो, गांजा, चरस, हशीश, ये सब एक ही प्लांट में से मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं कैनाबिस। कैनाबिस सटाइवा। ठीक है। कैनाबिस सटाइवा से मिलता है हमें ये जो नजर आ रहा है पौधा, ये है ये। उसके बाद हाउ डज इट अफेक्ट द बॉडी ऑफ एब्यूजर। देखोगे तो हमेशा एग्जामिनर पूछना चाहता है कि बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि मेन जो इसका जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो इसका मेन जो एप्लीकेशन है वो यही है कि कोई भी चीज तुम पढ़ रहे हो तुम्हारी बॉडी में किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है। जो अब्यूजर है, जो उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे अफेक्ट करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। सिंपली लिखना है कि these are known for their effects on it affects the cardiovascular system of the body। ठीक। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट भी इसी चैप्टर में से है। नेम 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन में 2 लिम्फोसाइट टाइप के लिखने हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। हाउ डू दे डिफर इन देयर रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स, किस तरीके से अलग अलग हैं। बी लिम्फोसाइट जो हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं और वो खुद इन्वॉल्व होते हैं टी हेल्पर और टी किलर सेल्स की फॉर्म में। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन किसी टाइम पे समझना हो तो साथ के साथ पूछ लेना। नेम द बैक्टीरियम दैट कॉजेज टाइफॉइड। उस बैक्टीरियम का नाम बताना है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है। कौन है? साल्मोनेला टिफी। ठीक है। मेंशन द 2 डायग्नोस्टिक सिम्टम्स। 2 डायग्नोस्टिक सिम्टम लिखने हैं। तो परसिस्टेंट फीवर, कॉन्टिन्यूस फीवर रहता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ठीक है। येलोइश ऑफ स्किन, स्किन येलो हो जाती है, और भी 2-3 है वो सब लिख सकते हो। चिल्स हो सकते हैं। हाउ इज दिस डिजीज ट्रांसमिटेड टू अदर्स, दूसरों में कैसे होती है, कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू। ठीक है। 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, 3 नंबर हो गए। अच्छा नहीं, 3 भी नहीं है, आधा, आधा और एक, नहीं आधा, एक और आधा, इस तरीके से। आधा नंबर तब मिलेगा जब ऑर्गेनिज्म का नाम, फिर 2 डायग्नोस्टिक सिम्टम के लिए 1 नंबर और ट्रांसमिशन के लिए हाफ नंबर। तो जितने भी क्वेश्चन देखोगे सभी में यही होगा भाई, 1 पॉइंट लिखोगे आधा नंबर मिलेगा। ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन में भी इसीलिए तुम लोगों को मोस्टली यही पैटर्न देखने के लिए मिलता है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मान के चलो मुझे तुमसे 6 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। 6 नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगी। जितने कम उतने नंबर कम हो जाते हैं, जितने पॉइंट कम लिखोगे उतने ही नंबर कम होंगे, उतने नंबर कट जाएंगे। ट्रेस द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन नंबर है 24। मलेरियल लाइफ साइकिल को ट्रेस करना है ह्यूमन बॉडी व्हेन बिटन बाय इन्फेक्टेड ई फीमेल एनोफिलीज।
ध्यान रखना, इसमें पूरी की पूरी मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल नहीं बनानी है, इसमें सिर्फ उतनी ही बनानी है when bitten by an infected female in human body। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही बताना है, तो कि कभी तुम मॉस्किटो वाला भी बताने लग जाओ बेकार में। ये देखो, ये पूरी साइकिल है, इस साइकिल में ह्यूमन के अंदर ये वाले स्टेप्स हैं, तो तुम लोगों को सिर्फ यही स्टेप बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हैं और इसी के 3 नंबर हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, 24 हो गया। अब आ जाते हैं, कितना हो गया टाइम, 28 हो गया, अभी थोड़ा सा टाइम है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर 2015 में से। 2015 में से क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा, इससे पहले वाले तो मैं एक्चुअली देख चुकी थी और मैंने लिख लिए थे, ये वाले को मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। देखो, अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो किसी स्पोर्ट्स वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान तुम लोगों को कुछ वायल मिलते हैं। वायल जो है वो खाली बर्तन को कहते हैं, जो खाली क्या बोलते हैं, जैसे ये पाउडर मेरा सामने रखा हुआ है, तो इसका खाली बर्तन जो है वो एक वायल कहा जाएगा। तो खाली शीशियां जैसे दवाइयों की होती हैं, तो उनको भी वायल बोला जाता है। उनके अंदर लेबल हैं कैनाबिनॉइड्स के। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स के लेबल होने का मतलब वो जो भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है उस स्पोर्ट्स मीट के लिए किस चीज की हेल्प ले रहे हो, ड्रग्स की हेल्प ले रहे हो, तो वो अनएथिकल है, गलत हो जाएगा। विल यू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज में रिपोर्ट करोगे या नहीं, बताओ। करेंगे, वाई, क्यों है, बिकॉज कैनाबिनॉइड्स आर अ काइंड ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसीलिए। नेम अ प्लांट फ्रॉम विच सच केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड, प्लांट का नाम बताना है जिसमें से कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं, तो वो है कैनाबिस। ठीक, राइट द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स ऑन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे इसके इफेक्ट्स कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे बॉडी के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं इसमें। बाद में भी देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे रह जाए तो पूछ लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मिला मुझे, जो मुझे थोड़ा लग रहा है कि या तो मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन तो नहीं होता। और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इस चैप्टर में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर है 2016 का। 2016 में 1 to 6 कुछ नहीं, 5 to 10 भी कुछ नहीं, 11 12 नहीं, 13 14 15 भी नहीं। हाँ, ये है क्वेश्चन है, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड, क्वेश्चन नंबर है 15। जनरली देखा गया है कि वो बच्चे जिन्हें चिकन पॉक्स होता है उनके बचपन में, उन्हें वही बीमारी जो है वो एडल्टहुड में नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, कि बचपन में अगर तुम्हें चिकन पॉक्स हो गया तो जब बड़े हो जाओगे, अडल्ट हो जाओगे, तब तुम्हें वो बीमारी नहीं होगी, ऐसा देखा गया है। इसके रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्या है, क्यों है, इसका बेसिस क्या है। नेम दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी, और इस तरीके की इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है, ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, रीजन है इसका मेमोरी जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी इनकाउंटर होता है बॉडी उसके लिए मेमोरी सेल्स बना लेती है, और जब भी नेक्स्ट एनकाउंटर होता है तो उस पर मेमोरी सेल्स जो हैं वो जो भी पैथोजन आता है उसको एनकाउंटर करके और किल कर देते हैं, जिसकी वजह से डिजीज जो है वो दोबारा नहीं हो पाती। 2 नंबर यहाँ हो गए। 1 नंबर, व्हाट आर इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या है, ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनका काम क्या है, ये हेल्प करते हैं सेल्स को
किल कर जो भी वायरस, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनको फर्दर इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये हेल्प करते हैं। ये देखो यहाँ पे इंटरफेरॉन जो साइटोकाइन बैरियर्स लिखे हुए हैं, ये वाले, इसका ये दोनों लाइनें जो हैं ये आंसर है। 1 नंबर यहाँ हो जाता है और 2 नंबर तुम्हारे जो हैं वो मेमोरी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हो जाते हैं। इसमें से और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 2017 पे। कितना टाइम रह गया? 7 मिनट्स रह गए हैं। देखते हैं आज कहाँ तक हो जाता है। जो बाकी बचेंगे वो कल डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 2017 क्वेश्चन पेपर में। मेंशन वन एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एक एप्लीकेशन यानी यूसेज लिखना है। पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन का क्या यूज है? बताओ जल्दी। किसी को चोट लग जाती है, टेटनस का इंजेक्शन देते हो, पैसिव इम्यूनाइजेशन है। स्नेक विनोम से किसी को बचाना, एंटीटॉक्सिन देना है, वो उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है वो इमीडिएट रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि जब भी इमीडिएट, कि हम लोगों को डायरेक्टली अगर इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए तो उस टाइम पे हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, एंटीटॉक्सिन दिया जाए स्नेक बाइट पे। एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन कहाँ काम आते हैं? एलर्जीज में, जब एलर्जी होती है, एलर्जी को क्योर करने के लिए एंटीहिस्टामिन दिए जाते हैं। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम के अंदर क्या होता है? एंटीबॉडीज होती हैं आईजी टाइप, जो कि जो भी न्यूबॉर्न है उसको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। साइटोकाइनिन बैरियर, अभी साइटोकाइन बैरियर पढ़ा था। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन सेक्रेट करते हैं जिनको इंटरफेरॉन कहते हैं, और उनका काम है फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बाकी के नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाना, सेव करना। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये है, व्हाई देयर इज अ फियर। अच्छा नहीं, एक और ऊपर वाला भी है। नेम है ह्यूमन डिजीज, इसका कॉजल, ऑर्गेनिज्म, सिम्टम, vector spread by intake of water and food contaminated by human fecal matter। human fecal matter से इन्फेक्ट कंटेमिनेट हुआ वाटर और फूड अगर कोई लेता है तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? वो है, अभी हमने पीछे, अमीबाइसिस। ठीक है, तो पहला तो उस बीमारी का नाम लिखोगे। कॉजल, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। सिम्टम्स जो 3 थे, क्रैम्प्स लिखो, एब्डोमिनल पेन लिखो, फीवर लिखो, स्टूल्स में ब्लड लिखो। वेक्टर लिखोगे इसका तो हाउस फ्लाइज। ठीक है, हो गया पूरा 3 नंबर का। 1.5 नंबर यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ और आधा यहाँ। ठीक है, अच्छा और में है चैप्टर इसी में से है, व्हाई इज देयर अ फियर amongst the guardians that their adolescent wards may get trapped in drug या alcohol abuse। जो एडोलेसेंट्स हैं, जो एडोलेसेंट बच्चे हैं 13 टू 18 या 12 टू 18 वाले ग्रुप वाले, उनके पेरेंट्स को क्यों थोड़ा फियर होता है कि वो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में ट्रैप हो सकते हैं? तो उसके क्या क्या रीजंस थे? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में बहुत सारा चेंजेस हो रहे होते हैं, प्लस बच्चों पे जो है वो बहुत सारे टाइप के स्ट्रेस होते हैं। मे बी इट स्टडीज का हो सकता है, परफॉर्मेंस का हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चों में क्यूरोसिटी हो सकती है, नीड फॉर एडवेंचर हो सकती है। ठीक है, तो इसका लिखोगे, क्योंकि एडोलेसेंट इज accompanied by several biological and behavioral changes, adolescent is thus very vulnerable phase of mental and psychological development। ठीक है, कि क्योंकि बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए ये स्टेज जो है वो एक वल्नरेबल फेज है। साथ ही इसके अंदर ये सब चेंजेस हो सकते हैं, क्यूरियोसिटी हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो भी एडोलेसेंट है वो ट्रैप हो सकता है ड्रग और एल्कोहल अब्यूज में। एक्सप्लेन एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन है एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। ये देखो,
a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being, कि किसी तो कुछ effects के साथ attachment हो जाना, जैसे कि temporary feeling of well-being, कि drugs वगैरह लेके तब अच्छा लगता है, जो कि ड्रग्स और अल्कोहल के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। इन चीजों से अटैचमेंट होना, इसी चीज को एडिक्शन कहा जाता है। फिर डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम। कि डिपेंडेंस क्या है? हमारी बॉडी की वो टेंडेंसी जो हमारी बॉडी दिखाती है, तब दिखाती है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है अनप्लीजेंट होते हैं, सिंड्रोम विथड्रॉल सिंड्रोम दिखाते हैं। यानी अगर रेगुलर ड्रग्स या अल्कोहल को डिसकंटिन्यू किया जाए तो कुछ अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम दिखाती है बॉडी। इस चीज को हम लोग डिपेंडेंस कहते हैं। अरे एक मिनट, इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज इन यूथ, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ हमारा ये हो गया 2017 कंप्लीट हो गया ना। 2017 में एक बार और देख लेती हूँ और कुछ है तो। बस इसके अंदर यही है और नहीं है। 2018 ऑनवर्ड्स हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अभी टाइम पूरा हो गया है। इससे पहले कि टीम मीटिंग खुद से ओवर हो जाए।